हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फरू में। हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इसके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, इसको हमें एग्जाम्पल की सहायता से एक्सप्लेन करना है। तो ये आंसर है इसका, आंसर नंबर 6। A homologous series is a series of carbon compounds that have different number of carbon atom but contain the same functional group. होमोलोगस सीरीज कार्बन कंपाउंड की वह सीरीज होती है जिसमें कार्बन एटम्स तो डिफरेंट होते हैं लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। जैसे 3, 4, 5 कितने भी हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, उसमें पहले हाइड्रोकार्बन में कार्बन नंबर अलग होंगे, दूसरे वाले हाइड्रोकार्बन में कार्बन नंबर अलग होंगे, तीसरे वाले में डिफरेंट होंगे, लेकिन जितने भी ये कंपाउंड है हमारे पास इन सब का फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। या एल्केन होंगे, वो एल्कीन होंगे, एल्काइन होंगे, कीटोन होंगे, एल्डिहाइड होंगे, कुछ भी हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप उनमें सब में सेम रहना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आर ऑल पार्ट ऑफ द एल्केन होमोलोगस सीरीज। मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ये सभी एल्केन होमोलोगस सीरीज के पार्ट हैं। मीथेन में कार्बन नंबर 1 है, इथेन में कार्बन नंबर 2 है, प्रोपेन में कार्बन नंबर 3 है, ब्यूटेन में कार्बन नंबर 4 है, लेकिन इन सब का फंक्शनल ग्रुप 1 है। इन सब की फैमिली क्या है? एल्केन। ये सब एल्केन में आते हैं। तो यही होमोलोगस सीरीज है, कार्बन नंबर डिफरेंस और सेम फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि मीथेन का फॉर्मूला CH4, इथेन का फॉर्मूला CH3 यानी C2H6, प्रोपेन का फॉर्मूला CH3 CH2 CH3 C3H8, ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10। अगर आप इसमें देखें, मीथेन CH4 है, इथेन C2H6 है, इथेन C2H6। C2H6 में से अगर हम CH4 को घटाएं, माइनस करें, तो कितना आएगा? एक कार्बन में से एक कार्बन गया, एक कार्बन, और हाइड्रोजन के 6 हैं, इसमें हाइड्रोजन के 4 हैं, तो कितने का डिफरेंस आया? CH2 का डिफरेंस। यानी इथेन और मीथेन में CH2 का डिफरेंस है। अब प्रोपेन की अगर बात करें, प्रोपेन में कितना है? प्रोपेन में है C3H8 और इथेन है C2H6। इसको अगर हम माइनस करें, 3 कार्बन में से 2 कार्बन गए, 1 कार्बन, 8 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन गए तो 2 हाइड्रोजन, तो कितने का डिफरेंस है? CH2 का। यानी इथेन और मीथेन के बीच में CH2 का डिफरेंस, प्रोपेन और इथेन के बीच में CH2 का डिफरेंस, इसी तरीके से ब्यूटेन और प्रोपेन के बीच में CH2 का डिफरेंस। तो ये होमोलोगस सीरीज में क्या होता है? कार्बन नंबर डिफरेंट होते हैं और हर एक सक्सेसिव कंपाउंड में जो आगे आने वाला कंपाउंड है उसके और पहले के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। It can be noticed that there is a difference of CH2 unit between each successive compound। यहाँ पर ये नोटिस किया जा सकता है कि हर एक सक्सेसिव कंपाउंड में, सक्सेसिव कहते हैं जो आगे आने वाले कंपाउंड है, और पिछले वाले कंपाउंड के बीच में CH2 का डिफरेंस है। यही होमोलोगस सीरीज कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हम इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बीच में किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। इथेनॉल C2H5OH, इथेनोइक एसिड CH3COOH। तो इसका आंसर दिया गया है। पहला पॉइंट है इसमें, इथेनॉल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विद ए प्लीजेंट ऑडर व्हाइल इथेनोइक एसिड हैज विनेगर लाइक स्मेल। ये फिजिकल प्रॉपर्टी दी गई है। इथेनॉल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ये लिक्विड रहेगा, और इसकी जो ऑर्डर होती है, जो इसकी खुशबू होती है, वो भी प्लीजेंट होती है, सुहानी खुशबू होती है। जो इथेनोइक एसिड है उसकी जो स्मेल होती है वो है विनेगर लाइक स्मेल। जैसे आपने सिरके में जो सिरका होता है विनेगर, उससे जैसे स्मेल आती है, ऐसी स्मेल इथेनोइक एसिड से आती है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड इज 17 डिग्री सेल्सियस। और जो इथेनोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 17 डिग्री सेल्सियस है, यानी 17 डिग्री सेल्सियस पर आकर ये पिघल जाता है। दिस इज बिलो रूम टेम्परेचर एंड हैंस इट फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर। और जो इथेनोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये रूम टेम्परेचर से पहले है, नीचे है, और विंटर के दौरान जो इथेनोइक एसिड है वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। तो ये पहली फिजिकल प्रॉपर्टी
कंपेयर की गई है कि जो इथेनॉल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होगा, इथेनोइक एसिड 17 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड में बदल जाता है, मेल्ट हो जाता है, रूम टेम्परेचर से कम है। और जैसे विंटर आती है, विंटर में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो जो इथेनोइक एसिड है वो विंटर के दौरान फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड CO2 गैस व्हाइल इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट विद देम। अब ये केमिकल प्रॉपर्टी दी गई है, जो इथेनोइक एसिड है वो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जबकि जो इथेनॉल होता है वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जैसे ये मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन हुई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो क्या बना, सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर दिया गया है 2CH3COH, इथेनोइक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट, इसमें बना सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और अब यह है अल्कोहल की, मेटल कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। जैसे ये इथेनॉल है, CH3CH2OH C2H5, इथेनॉल की हमने मेटल कार्बोनेट के साथ कराई, सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो ये कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इनका कुछ कंपेरिजन था। क्वेश्चन नंबर 8 है, Why does micelle formation takes place when soap is added to water? जब सोप को वाटर में ऐड किया जाता है तो मिसेल फॉर्मेशन उस समय क्यों होता है, यह हमें बताना है। Will a micelle be formed in other solvents such as ethanol also? तो जो क्या मिसेल है वो दूसरे सोलवेंट में भी बन सकता है जैसे कि इथेनॉल में। तो इसका आंसर दिया गया है पेज नंबर 75 पर। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, मिसेल्स का प्रोसेस, यही इसका आंसर है। जो सोप्स होते हैं उनमें दो एंड्स होते हैं और इन दोनों एंड्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। सोप का एक एंड तो होता है हाइड्रोफिलिक, जो वाटर लविंग होता है, वह पानी में घुल जाता है और ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, जबकि सोप का जो दूसरा एंड होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है और ये हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है। हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होता है ये इसको वाटर हेटिंग भी कहते हैं क्योंकि ये पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। जब सोप वाटर के सरफेस पर होता है तो जो सोप की हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होती, वाटर के साथ नहीं घुलती, और जो सोप होता है वो वाटर की सरफेस पर अलाइन हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और जो सोप का आयोनिक एंड होता है वाटर में, क्योंकि जो सोप का आयोनिक एंड है वो तो वाटर लविंग है, तो वो वाटर के अंदर चला जाता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, जबकि जो सोप की हाइड्रोकार्बन टेल होती है, हाइड्रोफोबिक टेल, वो वाटर से बाहर निकली हुई होती है, वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करती। इनसाइड वाटर these molecules have a unique orientation that keeps the hydrocarbon portion out of the water। वाटर के अंदर ये इस तरीके से एक प्रकार की ओरिएंटेशन बना लेते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन पोर्शन होता है सोप का वो वाटर से बाहर निकला होता है। इस तरीके से ये अपने आप को अरेंज करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये सोप का पार्ट है। सोप का जो ये हेड पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक एंड, वाटर लविंग, जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है। ये पीछे का पार्ट होता है हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोफोबिक एंड होता है। तो उसके बाद 10 cluster of molecule in which the hydrophobic tail are in the interior of the cluster and the ionic end are on the surface of the cluster। तो ये जो जितने भी सोप के पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये अपने आप को इस तरीके से ओरिएंटेड करते हैं कि इनका क्लस्टर बन जाता है, गुच्छा बन जाता है। और इस क्लस्टर में क्या होता है, जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं वो तो क्लस्टर के अंदर की तरफ होती है, इंटीरियर पार्ट में होती है, जबकि जो आयनिक एंड होता है वो क्लस्टर के बाहर की तरफ होता है, सरफेस की तरफ होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहां पर क्या होता है, मान लीजिए कोई गंदगी है, कपड़े पर लगी कोई गंदगी है, ऑयल है, ग्रीस है, तो जो ये हाइड्रोकार्बन टेल होगी ये तो इस ग्रीस से आकर जुड़ जाएगी क्योंकि हाइड्रोफोबिक होती है। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं उनके साथ रिएक्ट करती है, तो हाइड्रोकार्बन जो टेल होगी तो उस गंदगी के साथ रिएक्ट करेगी, उससे जाकर जुड़ जाएगी। ये आप इस तरीके से देख रहे हैं, ये सोप मॉलिक्यूल का एक क्लस्टर है, गुच्छा है। और जो ये इनका आयनिक पार्ट होगा, हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट होगा, ये बाहर की तरफ होगा, सरफेस की तरफ होगा। तो ये जो क्लस्टर बन रहा है इसको कहते हैं हम मिसेल। ये गंदगी के चारों तरफ क्लस्टर बन गया, यही मिसेल कहलाता है।
This formation is called a micelle. Soap in the form of a micelle is able to clean since the oily dirt will be collected in the center of the micelle. और जो सोप मिसेल के रूप में होता है वो डर्ट को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो डर्ट होती है वो मिसेल के सेंटर में होती है। ये मिसेल बन गया हमारा, सोप मॉलिक्यूल ने मिसेल बना लिया, तो इसकी जो डर्ट होगी, गंदगी होगी, वो यहां पर होगी, इसके सेंट्रल वाले पार्ट में होगी। द मिसेल्स स्टे इन सॉल्यूशन एज ए कोलॉइड एंड विल नॉट कम टुगेदर टू प्रेसिपिटेट बिकॉज ऑफ आयन रिपल्सन। जो मिसेल्स होते हैं वो कोलॉइड के रूप में इस तरीके से ही होते हैं और वो सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट नहीं होते। जो हमारी जो पानी का जो सॉल्यूशन होता है, सोप सॉल्यूशन, उसके वो नीचे नहीं बैठते, क्योंकि उनके वाटर और सोप मॉलिक्यूल्स के बीच में आयन रिपल्शन होता रहता है। Thus the dirt suspended in the micelles is also easily rinsed away. तो जो मिसेल्स के साथ जो डर्ट जुड़ा हुआ है, जो गंदगी जुड़ी हुई है, जब हम क्या करते हैं, कपड़ों को मलते हैं, एजिटेट करते हैं, तो कपड़े के मलने के साथ साथ जो ये गंदगी है ये भी बाहर निकल जाती है, क्योंकि जो ये वाटर लिविंग पोर्शन होता है ये इसको बाहर की तरफ खींचता है, बाहर की तरफ फोर्स लगाता है, और जो हमारी गंदगी है, कपड़े की गंदगी जो इन हाइड्रोकार्बन से जुड़ी हुई है, वो इनके साथ साथ खींचती हुई बाहर निकल जाती है। द सोप मॉलिक्यूल आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट। और जो ये सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इतने बड़े होते हैं कि ये लाइट को भी स्कैटर कर सकते हैं। हैंस ए सोप सॉल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी। तो इसलिए जो सोप सॉल्यूशन है वो क्लाउडी दिखता है, बादलों की तरह दिखता है, मतलब घना दिखता है। ये पूरा का पूरा क्लीनाइजिंग प्रोसेस भी दिखाया गया है। इसमें क्या है, ये कपड़ा है हमारा जो पानी में भी सोप सॉल्यूशन में घुला हुआ है और ये इस पर गंदगी लगी हुई है। अब क्या करेंगे, सोप के दो पार्ट हैं, ये व्हाइट कलर से हाइड्रोफोबिक, ये ग्रीन ब्लू कलर से हाइड्रोफिलिक। अब ये जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं ये इस गंदगी पर आकर चिपकने लगेंगे। जो सोप सॉल्यूशन का हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो इस कपड़े पर आकर चिपकने लगेगा, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, अटैच होने लगेगा डर्ट से। अब ये अटैच हो गया, इसके चारों तरफ ये अटैच हो गए और ये इस तरीके से यहां पर इसके जब चारों तरफ अटैच हो जाएंगे तो ये बन जाएगा मिसेल्स। यहां पर मिसेल का फॉर्मेशन हो गया। अब हमने क्या किया, कपड़ों को मलना शुरू किया, एजिटेट करना शुरू किया। तो जो ये हाइड्रोफिलिक वाले पार्ट थे जो पानी के संपर्क में थे, ये क्या करेंगे, ये इस गंदगी को बाहर की तरफ खींचने लगेंगे, यहां से बाहर की तरफ फोर्स लगाने लगेंगे, जिसके साथ साथ इन मिसेल्स के साथ साथ जो गंदगी है वो भी कपड़े से बाहर निकल जाएगी। यही होता है सोप सॉल्यूशन का प्रोसेस, सोप का क्लीनाइजिंग प्रोसेस। और यही क्वेश्चन नंबर 15 का भी आंसर है, मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। क्वेश्चन नंबर 8 का भी यही आंसर है और क्वेश्चन नंबर 15 का भी यही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। का इसमें पूछा गया है कार्बन और उसके कंपाउंड फ्यूल्स के रूप में इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स गिव ए लॉट ऑफ हीट एंड लाइट व्हेन बर्न्ड इन एयर। ज़्यादातर जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जब उनको एयर की प्रेजेंस में जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न विद ए क्लीन फ्लेम एंड नो स्मोक इज प्रोड्यूस। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्लीन फ्लेम के साथ बर्न होते हैं और वो कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए इनको फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। द कार्बन कंपाउंड यूज्ड एज ए फ्यूल हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। जो कार्बन कंपाउंड फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं जो फ्यूल में एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है उनकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है, हीट और एनर्जी। देयरफॉर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। इसलिए उनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी और वो क्लीन फ्लेम के साथ बर्न होंगे, कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इन्हीं कारण से जो कार्बन और उसके कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादातर एप्लीकेशंस में फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम एंड हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। जब हार्ड वाटर को सोप के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसमें जो स्कम बनता है, स्कम कहते हैं मैल को, तो उसके फॉर्मेशन को हमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, सोप डज नॉट वर्क प्रॉपरली व्हेन द वाटर इज हार्ड। सो जब वाटर हार्ड होता है तो सोप उसके साथ प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, यानी उसमें जो झाग बनते हैं वो प्रॉपरली नहीं बन पाते।
ए सोप इज ए सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड. हार्ड वाटर कंटेन सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. सोप में सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट पर प्रेजेंट होता है और उसमें फैटी एसिड की लॉन्ग चेन भी होती है. सोप में सोडियम और पोटेशियम का साल्ट होगा और फैटी एसिड की लॉन्ग चेन होगी. ये सोप को बनाते हैं. और जो हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट्स पाए जाते हैं. When soap is added to hard water, calcium and magnesium ion present in water displaces sodium or potassium ions from the soap molecule, forming an insoluble substance called scum. जब सोप को हार्ड वाटर में ऐड किया जाता है तो जो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट होते हैं वो सोप के सोडियम और पोटेशियम आयन को डिस्प्लेस कर देते हैं. जो सोप मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें जो सोडियम और पोटेशियम के आयन्स होंगे उनको हार्ड वाटर के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन डिस्प्लेस कर देंगे, जिससे वो एक इंसोल्यूबल सब्सटेंस बना देंगे जिसको हम स्कम कहते हैं या फिर मैल कहते हैं. ए लॉट ऑफ सोप इज वेस्टेड इन द प्रोसेस. और स्कम बनने के प्रोसेस में बहुत ज्यादा मात्रा में सोप वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर. अगर आप किसी सोप को लिटमस पेपर के साथ, पहले रेड लिटमस पेपर फिर ब्लू लिटमस पेपर, इसके साथ आप उसका टेस्ट करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आप क्या ऑब्जर्व करोगे. सिंस सोप इज बेसिक इन नेचर इट विल टर्न रेड लिटमस ब्लू. जो सोप मॉलिक्यूल होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है, वो बेस होते हैं. तो बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. तो सोप मॉलिक्यूल्स भी रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देंगे. हाउ एवर द कलर ऑफ ब्लू लिटमस विल रिमेन ब्लू. लेकिन जो कलर होगा ब्लू लिटमस पेपर का वो ब्लू ही रहेगा, क्योंकि जो बेसिक सॉल्यूशन होंगे वो ब्लू लिटमस पेपर पर कोई भी एक्शन नहीं करते. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज हाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजनेशन क्या है, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, और इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है. हाइड्रोजनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजनेशन क्या प्रोसेस है, यानी जिस प्रोसेस के द्वारा हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है वो प्रोसेस हाइड्रोजनेशन कहलाता है. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स are added with hydrogen in the process of palladium and nickel catalyst to give saturated hydrocarbon. जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं यानी जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन और कार्बन के बीच में, उनको हाइड्रोजन के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है उनका पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट के रूप में. अगर हमें हाइड्रोजन ऐड करनी है तो निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट लेने पड़ेंगे. और जो जब इनका हाइड्रोजन के साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे कि ये है सी डबल बॉन्ड सी, इसके साथ ये मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्ड है. इसका हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन ऐड की गई, निकल कैटलिस्ट के रूप में लिया गया तो ये अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में बन गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और जो हाइड्रोजन है वो कार्बन पर जाकर ऐड हो गए. दिस रिएक्शन इज अप्लाइड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स. जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है ये वेजिटेबल ऑयल्स के हाइड्रोजनेशन में अप्लाई की जाती है, क्योंकि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनमें अनसैचुरेटेड कार्बन्स की लॉन्ग चेन पाई जाती है. तो जब इनका हाइड्रोजनेशन किया जाएगा तो वेजिटेबल ऑयल्स में जो अनसैचुरेटेड कार्बन्स हैं उनको सैचुरेटेड कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा. यही इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होती है. क्वेश्चन नंबर 13 है. विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन. इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन शो करता है ये हमें बताना है. हमें पता है जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड वाले एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते. सबसे पहले C2H6 ये इथेन है, एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये शो नहीं करेगा. C3H8 प्रोपेन है, ये एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी नहीं शो करेगा एडिशन रिएक्शन. C3H6 ये है मैथ प्रोप यानी प्रोपीन, एल्कीन से बिलोंग करता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये शो करेगा एडिशन रिएक्शन. C2H2 ये है इथाइन, एल्काइन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये शो करेगा. CH4 मीथेन ये भी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा. जैसे कि इसका आंसर भी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, तो जो C3H6 C2H2 अनसैचुरेटेड हैं तो वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं. 14 है. गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिफरेंशिएट करने के लिए हमें एक टेस्ट बताना है. कौन सा टेस्ट हमने किया है. क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बटर कंटेन सैचुरेटेड फैट्स
बटर में सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड वाले, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। देयरफॉर इट कैन नॉट बी हाइड्रोजनेटेड, इसलिए बटर का हाइड्रोजनेशन नहीं हो सकता। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड ऑयल हैज अनसैचुरेटेड फैट, जो ऑयल होता है उसमें अनसैचुरेटेड फैट पाए जाते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला। दैट इज व्हाई इट कैन बी हाइड्रोजनेटेड टू सैचुरेटेड फैट, इसलिए जो ऑयल होता है उसको सैचुरेटेड फैट में हाइड्रोजनेशन उसका किया जा सकता है। तो अगर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है तो हम हाइड्रोजनेशन करा लेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोजनेशन शो नहीं करेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोजनेशन शो करते हैं।